नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ज़रूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी लगता है कि बिहार चुनाव में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की तरफ। पीएम मोदी के भाषण पर बोले ओवैसी, चीन पर बोलना था, चना पर बोल गए, ईद भी भूले। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित किया। इसमें खास फोकस कोरोना वायरस और लॉकडाउन पर रहा। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि चीन के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री कुछ बोल सकते हैं। संबोधन में चीन का जिक्र न होने पर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि आज चीन पर बोलना था, बोल गए चना पर। ट्विटर हैंडल पीएमओ इंडिया को टैग करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, आज चीन पर बोलना था, बोल गए चना पर। दरअसल इसी की जरूरत भी थी, क्योंकि आपके अनियोजित लॉकडाउन ने कई लोगों को भूखा छोड़ दिया है। त्योहारों को लेकर भी ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा, आपने आगामी महीने में पड़ने वाले कई पर्व त्योहारों का नाम लिया, लेकिन बकरीद को भूल गए। चलिए फिर भी आपको पेश की ईद मुबारक। कांग्रेस ने भी एक ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री को अनियोजित लॉकडाउन से देशवासियों को हुए फायदे बताने चाहिए। कोरोना नियंत्रण के लक्ष्य में तो लॉकडाउन पूर्णतया विफल साबित हुआ है। देश जानना चाहता है कि अनियोजित लॉकडाउन के तय लक्ष्यों को देश पा सका या नहीं। इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के संबोधन में चीन मुद्दे का जिक्र न होने पर भी सवाल उठाया। एक ट्वीट में कांग्रेस ने कहा कि चीन की आलोचना करने वाली बात भूल जाएं। अपने राष्ट्रीय संबोधन में वे इसका जिक्र करने से भी डरते हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन कोई सरकारी अधिसूचना हो सकती थी। हालांकि कांग्रेस ने गरीबों के लिए अनाज योजना को नवंबर तक बढ़ाए जाने की सराहना की। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने कहा, लॉकडाउन पूरी तरह फेल, इसके फायदे बताएं प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने इसे अनियोजित लॉकडाउन बताया है। कहा, नियंत्रण के लक्ष्य में फेल हुआ लॉकडाउन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम संबोधन पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने एक ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री को अनियोजित लॉकडाउन से देशवासियों को हुए फायदे बताने चाहिए। कोरोना नियंत्रण के लक्ष्य में तो लॉकडाउन पूर्णतया विफल साबित हुआ है। देश जानना चाहता है कि अनियोजित लॉकडाउन के तय लक्ष्यों को देश पा सका है या नहीं। इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के संबोधन में चीन मुद्दे का जिक्र न होने पर भी सवाल उठाया। एक ट्वीट में कांग्रेस ने कहा कि चीन की आलोचना करने वाली बात भूल जाएं। अपने राष्ट्रीय संबोधन में प्रधानमंत्री इसका जिक्र भी करने से डरते हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन कोई सरकारी अधिसूचना हो सकती थी। हालांकि कांग्रेस ने गरीबों के लिए अनाज योजना को नवंबर तक बढ़ाए जाने की सराहना की। कांग्रेस ने कहा, यह जानकर खुशी हुई कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आग्रह पर गौर किया है, जिसमें गरीबों को मुफ्त अनाज देने की योजना को आगे बढ़ाने की मांग की गई थी। कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर भी लगाई, जिसमें चीन के बारे में लिखा गया है। तस्वीर पर लिखा है, चीन भारत की सीमा में 423 मीटर तक घुसपैठ कर गया। कांग्रेस के मुताबिक 25 जून तक भारतीय सीमा में चीन के 16 टेंट और टर्पोलियन हैं। चीन का एक बड़ा शेल्टर है, साथ ही तकरीबन 14 गाड़ियां हैं। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री इसे नकार सकते हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि भारत को ऐसे नेता की जरूरत है जो असफलता को स्वीकार करे और उसमें सुधार की गुंजाइश बची हो। ऐसे नेता की जरूरत नहीं है जो परेशानियों को दरकिनार करे और उस पर बात करने से बचे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में मजदूर के हाल पर बोले गोविंदा, वो बेचारे तो बस भगवान भरोसे हैं। जी हां दोस्तों, सारे देश में कोरोना की बीमारी के चलते महीनों गुजर जाने के बाद भी रोजी रोजगार से जुड़ी समस्याएं जस की तस खड़ी है। डेली मेहनताना वाले मजदूर के लिए ये वक्त उन्हें जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर रहा है। ना करने के लिए कोई काम है और ना ही पेट भरने के लिए घर में अनाज। अब ऐसे में सिर्फ इन समस्याओं की बातें हो रही हैं, लेकिन इसका हल किसी के पास नहीं। आज तक से खास बातचीत में छोटे मियां गोविंदा ने इस मुद्दे पर कहा कि डेली मजदूरी करने वाले लोग तो भगवान भरोसे हैं। गरीब का रोना किसी को सुनाई नहीं देता। देखिए, चाहे फिल्म जगत में काम करने वाला कोई कर्मचारी हो, डेली भत्ते पर काम करने वाला हो या फिर किसी भी क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी मजदूर हो। अब देखिए, शूटिंग शुरू भी हो रही है तो भी डेली भत्ता वालों के पास काम नहीं है। ये एक ऐसा रोना है जो किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो एक गरीब का रोना है। अभी रोजमर्रा वाले मजदूरों का कुछ नहीं है, वो कहीं भी नहीं है। उन लोगों का परिवार इस लॉकडाउन में कैसे चला है ये तो भगवान ही जानता है। वो बेचारे तो बस भगवान भरोसे हैं।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को लिया आड़े हाथ, कहा कोरोना जांच करवाने में सबसे फिसड्डी बिहार सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने बिहार में प्रशासन को लेकर तमाम सवाल उठाए। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में तेजस्वी ने कहा, बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं की जा रही है। अगर बिहार मॉडल प्रधानमंत्री जी अपना लें तो समझिए कि कोरोना का किसी को भय भी नहीं रह जाएगा। जांच करवाने में सबसे फिसड्डी बिहार सरकार है। बता दें कि बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को राज्य के 25 जिलों में 127 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 9,745 हो गई। वहीं पिछले 24 घंटों में 274 मरीज ठीक हो गए और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब तक कुल 7,374 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 2,069 है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र के मंत्री नितिन रावत बोले, तेल के नाम पर लूट रहा है केंद्र। जी हां दोस्तों, जिनके पास पैसे नहीं 1/3 बिल ही चुकाएं। पूरा बिजली बिल देने वालों को 20% की छूट। महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री ने तेल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ऊर्जा मंत्री नितिन रावत ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार देश के लोगों को तेल की कीमतों के नाम पर लूट रही है, जबकि महाराष्ट्र में बिजली के बड़े दामों से प्रदेश सरकार का कोई लेना देना नहीं है। ऊर्जा मंत्री नितिन रावत ने कहा, जो लोग अपना बिजली बिल चुका रहे हैं वे ध्यान दें। लोगों को समझना होगा कि लॉकडाउन, गर्मी, घर से काम के चलते बिजली की खपत कई गुना तक बढ़ गई है। हमने लोगों की परेशानी समझने के लिए एक पोर्टल बनाया है जहां लोग अपना बिल चुका सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि उनका पेमेंट जायज है या नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नितिन रावत ने आगे कहा, केंद्र सरकार तेल की कीमतें बढ़ाकर लोगों को लूट रही है। महाराष्ट्र सरकार का बिजली के बढ़े हुए बिल से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि बिजली का उपयोग पहले से कई गुना तक बढ़ गया है। रावत ने कहा, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो पूरे बिल का 1/3 चुकाएं, आपकी बिजली नहीं काटी जाएगी। जिन लोगों ने बिजली का पूरा बिल चुका दिया है उन्हें बिल पर 2% की छूट दी जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल का ट्वीट, मेक इन इंडिया की बात कर चीन से सामान मांगती है बीजेपी, झूठ नहीं बोलते आंकड़े। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच जारी सीमा पर तनाव से इतर अब चीनी निवेश को लेकर बहस छिड़ गई है। पिछले कुछ दिनों में देश में चीनी निवेश और चीनी कंपनियों के खिलाफ गुस्सा बढ़ा है। इसी बीच अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर इस मसले पर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि मोदी सरकार बात तो मेड इन इंडिया की करते हैं, लेकिन सारा सामान चीन से ही मंगाती है। राहुल गांधी ने इसी के साथ एक ग्राफ साझा किया जिसमें यूपीए और एनडीए सरकार की तुलना की गई है। इसमें चीन से आने वाले सामान की तुलना की गई है। राहुल के द्वारा साझा किए गए चार्ट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है। राहुल द्वारा साझा चार्ट के मुताबिक यूपीए कार्यकाल में अधिकतम 14% तक ही चीन से सामान मंगाया गया था, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में ये 18% तक गया और बढ़ता ही गया। राहुल ने लिखा कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। दरअसल चीन के साथ बॉर्डर पर जारी विवाद के बीच उसे आर्थिक चोट देने पर बहस चल रही है। दूसरी ओर सरकार ने भी आत्मनिर्भर भारत कैंपेन लॉन्च किया है, जिसके तहत इंपोर्ट पर कम ध्यान देने को कहा है और घर में प्रोडक्ट बनाने की चर्चा है। राहुल का ये ट्वीट तब आया है जब एक दिन पहले ही सरकार ने चीनी ऐप पर बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार ने सोमवार शाम को टिकटॉक समेत कुल 58 ऐप पर बैन लगाया है। आरोप है कि इनसे देश की सुरक्षा को खतरा था और ये डेटा चोरी कर रहे थे। कांग्रेस की ओर से इस फैसले पर सवाल खड़े किए गए हैं और पूछा गया कि अलीबाबा कंपनी पर रोक क्यों नहीं लगी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भूख और निराशा के कारण घर लौटे प्रवासी कामगार फिर से हजारों मील का सफर करने पर मजबूर। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान भूख और निराशा के कारण लाखों प्रवासी अपने सपनों के जीवंत शहरों को छोड़कर बिहार में अपने अपने घरों को लौट गए थे, लेकिन अब इन्हीं कारणों ने उन्हें दोबारा उन शहरों का रुख करने पर मजबूर कर दिया है जिन्हें वे कोरोना वायरस के डर से छोड़ आए थे। भूख और नाउम्मीदी उन्हें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और पंजाब लौटने पर मजबूर कर रही है। इन प्रवासियों के नियोक्ता, जिनमें से कई ने लॉकडाउन के दौरान उन्हें छोड़ दिया था, अब उन्हें वापस लाने के लिए ट्रेन और यहां तक कि विमान की टिकट भेज रहे हैं, क्योंकि कारखाने चालू हो चुके हैं और निर्माण गतिविधि और बुवाई का मौसम शुरू हो गया है। अहमदाबाद, अमृतसर, सिकंदराबाद और बेंगलुरु जैसी जगहों के लिए मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें पूरी तरह भरकर चल रही हैं, जहां
जहां से कुछ समय पहले ये कामगार पैदल चलकर, साइकिल चलाकर और ट्रकों के जरिए यहां तक कि कंटेनर ट्रकों और कंक्रीट मिक्सिंग मशीन वाहन में छिपकर आनंद फानंद में अपने घर लौटे थे। पूर्व मध्य रेलवे मंडल के सूत्रों के अनुसार हाल ही के दिनों में विभिन्न ट्रेनों जैसे मुजफ्फरपुर अहमदाबाद स्पेशल में औसतन 133%, दानापुर सिकंदराबाद विशेष ट्रेन में 126%, जयनगर अमृतसर विशेष ट्रेन में 123%, दानापुर बेंगलुरु विशेष ट्रेन में 120%, पटना अहमदाबाद विशेष ट्रेन में 117%, सहरसा नई दिल्ली विशेष ट्रेन में 113% ट्रेन में और दानापुर पुणे विशेष ट्रेन में औसतन 102% यात्री सफर कर रहे हैं। पूर्वी मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि रेलवे प्रतीक्षा सूची की बारीकी से निगरानी कर रहा है और यात्रा को सुगम बनाने के लिए आरक्षण की स्थिति को जल्दी से अपडेट कर रहा है। उन्होंने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो भारी ट्रैफिक वाले मार्गों पर और ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। पूर्व मध्य रेल में दानापुर, सोनपुर, दीनदयाल उपाध्याय, समस्तीपुर और धनबाद रेल मंडल शामिल है। उत्तर बिहार के दरभंगा जिले से आई एक खबर में कहा गया है कि महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश की नंबर प्लेट वाली लग्जरी बसों और अन्य वाहन प्रवासियों को उनके कार्यस्थल पर वापस ले जाते हुए दिख रहे हैं। विनिर्माण, औद्योगिक सामग्री और रियल एस्टेट क्षेत्र की कई कंपनियों ने अपने कुशल और अर्धकुशल कर्मचारियों को वापस लाने के लिए हवाई यात्रा की भी व्यवस्था की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम अमरिंदर सिंह ने साधा बीजेपी पर निशाना, बोले हमने 99 तक की जंग जीती, अब चीनी अतिक्रमण का जवाब देने की उनकी बारी। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ चल रही रस्साकसी पर कांग्रेस नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने 1948, 1965, 1971, 1999 की जंग जीती है, अब उनकी बारी है और वह चीनी अतिक्रमण का जवाब दें। मुख्यमंत्री सिंह ने एक प्रेस वार्ता में कहा, 60 के दशक में चीन के साथ हमारी तनातनी है, गलवान पहली बार नहीं है। मुझे यकीन है कि भारत सरकार सीमा पर सेना को और मजबूत कर रही है। मुझे लगता है कि उस इलाके में भारत की पहुंच को कम करने, अक्साई चीन और सियाचिन के बीच अंतर को खत्म करने के उनके इरादों के बारे में हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। भारत और चीन के मध्य सीमा पर जारी तनाव के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र की राजग सरकार से कहा कि पीएम केयर्स फंड में चीनी कंपनियों से प्राप्त दान को वह उन्हें वापस कर दें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव, आरजेडी के साथ मिलकर 12 सीटों पर मैदान में उतरेगा जेएमएम। जी हां दोस्तों, झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की। झामुमो के महासचिव एवं प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आगामी बिहार विधानसभा चुनावों में 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी और यह चुनाव उनकी पार्टी राजद गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। एक सवाल के जवाब में भट्टाचार्य ने बताया कि झामुमो राजद और उसके सहयोगियों से बिहार विधानसभा चुनावों में 12 सीटें मांगेगा और उसे उम्मीद है कि गठबंधन उनकी मांग का सम्मान करेगा, क्योंकि पिछले वर्ष झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में झामुमो ने गठबंधन के तहत राजद को 60 सीटें दी थी और इतना ही नहीं, साथ में सिर्फ एक सीट जीतने वाले राजद को मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई। उन्होंने बताया कि राजद गठबंधन के साथ झामुमो की पहले से ही बातचीत चल रही है और इस सिलसिले को जल्दी ही और आगे बढ़ाया जाएगा। अपनी पसंद की विधानसभा सीटों का विवरण देते हुए भट्टाचार्य ने बताया कि झामुमो बिहार की तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, प्राणपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती, चकाई और झाझा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि झामुमो ने चुनाव आयोग से अपना तीर धनुष का चुनाव चिन्ह बिहार चुनाव के लिए मुक्त करने की मांग की है और उसे विश्वास है कि उसका चुनाव चिन्ह बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुक्त कर दिया जाएगा। बता दें कि बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू की शिकायत पर चुनाव आयोग ने झामुमो का चुनाव चिन्ह बिहार के लिए सीज कर दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश पॉलिटिक्स, मध्य प्रदेश में कहीं भारी न पड़ जाए भाजपा को अपनों की नाराजगी। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में सरकार गंवाने के बाद से ही बैकफुट पर चल रही कांग्रेस एक बार फिर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर राज्य की भाजपा सरकार के अस्थिर होने की भविष्यवाणी करने लगी है। मंत्री पद की दौड़ में शामिल कई वरिष्ठ भाजपा विधायकों की पेशबंदी तेज हो गई है और मौका न मिलने पर उनकी नाराजगी बढ़ सकती है। दूसरी तरफ उपचुनाव में टिकट के दावेदारों के भी विरोधी सुर सुनाई पड़ने लगे हैं। ऐसे में सरकार के स्थायित्व को लेकर जूझ रही भाजपा को अपनों की नाराजगी कहीं भारी न पड़ जाए। कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सोमवार को दावा किया कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भाजपा में कलह बढ़ गई है। यह सही है कि मंत्री पद की दौड़ में शामिल कई विधायकों का दबाव बढ़ा है। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर आने वालों को मौका देने का संकल्प भी भाजपा को निभाना है। दूसरी तरफ 2018 में भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके कई दिग्गज नेता अपने हाथ से
थाली खिसकती देख नाराज दिखने लगे हैं। उनकी नाराजगी जग जाहिर होने लगी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हमसे अगर गलती हुई तो जनता ने हमें शासन से बाहर किया, अब नीतीश कुमार की बारी है। तेजस्वी। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम दल जोर आजमाइश में लगे हुए थे, लेकिन उससे पहले विधान परिषद चुनाव में प्रत्याशियों की जीत पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने जाति देखकर उम्मीदवार नहीं बनाया है, स्वर्ण हो या किसी अन्य समाज के लोग, हम सबों के हित की बात करते हैं। आरजेडी नेता ने कहा कि सरकार की विकास की पोल तो खुल गई है, बिहार सरकार के मंत्री का आवास भी पानी में डूब गया है, अब पूरे बिहार पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब लोग हमसे सवाल क्यों पूछते हैं, 30 साल पुरानी बात पर सवाल पूछना बेकार है, जवाब तो वर्तमान सरकार को देना है। हमसे अगर गलती हुई तो जनता ने हमें शासन से बाहर कर दिया, अब जवाब नीतीश कुमार को देना है। नेता प्रतिपक्ष यही नहीं रुके, तेजस्वी यादव ने सरकारी व्यवस्था को घेरते हुए कहा कि लॉकडाउन में अपराध का आंकड़ा बेहद बढ़ गया है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में फेल नजर आई है।